A very special good morning to all of you. Welcome back to my channel Study with Abhiman. So आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए यानी 2023 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। सो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द्रव्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। सो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला करके मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है और जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए हुए हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहां से जा करके इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर के थ्योरी पार्ट को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 3 है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के एक्सरसाइज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और आज की इस वीडियो में ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है संहति यानी द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध है। 4 ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब मैं आप लोगों को थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ था, टॉपिक पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ था। जब मैं आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था तो वहां पे आपका एक टॉपिक आया हुआ था द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ था, जो द्रव्यमान होता है द्रव्यमान को हम संहति के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2 तरीके से पूछा जा सकता है। सबसे पहला टाइप क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि संहति और ऊर्जा में संबंध है, ऐसे आपसे पूछ दिया जाएगा। और सेकंड टाइप आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछने का तरीका अलग होगा लेकिन आंसर सेम ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान को ही हम क्या बोलते हैं, संहति बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा E = mc²। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन के बारे में मैंने आप लोगों को थ्योरी पार्ट में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये इक्वेशन दिया किसने था, तो ये इक्वेशन दिया था साइंटिस्ट आइंस्टीन ने। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ था। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध होता क्या है। तो देखिए, वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार यदि द्रव्य नष्ट होता है तो उसी के समतुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया था और वो समीकरण आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। E होता है mc², जहां पे E से हमारा मतलब किससे हो जाएगा, E से हमारा मतलब हो जाएगा उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, और m से मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, नष्ट हुआ द्रव्यमान, और c से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और प्रकाश का वेग होता कितना है, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रकाश का वेग होता कितना है, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड
इनवर्स ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये c की वैल्यू होती है यानी प्रकाश का वेग होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए करेक्ट आंसर आपका होगा E इज इक्वल टू mc²। ये जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से सही कथन है। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दिख रहे होंगे। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन ए दिया है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन बी दिया है अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन सी दिया है अणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ऑप्शन डी दिया है परमाणु का निर्माण अणु के संयोग से होता है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो मैं आपको बता दूं जो ऑप्शन बी आपका लिखा है अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पे अणु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। आखिर अणु होता क्या है। तो देखिए अणु को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान से सुनिएगा, अणु किसी द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में उपस्थित रहता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। और यह भी ध्यान रखिएगा कि अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोग करने से होता है। यह मैंने आपको थ्योरी पार्ट में भी पढ़ाया हुआ है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां पे लिखा हुआ है कि गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका, ऑप्शन ए दिया है आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। ऑप्शन बी दिया है आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है। ऑप्शन सी दिया है आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है। और ऑप्शन डी दिया है आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये पूरा टॉपिक मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दूं, अगर आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से पढ़ा है ना, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को जितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर अपने आप कर पाएंगे मेरे आंसर बताने से पहले। तो गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि अंतराणुक बल नगण्य होता है। अब देखिए यहां पे एक शब्द लिखा है नगण्य। नगण्य का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ही कम, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अंतराणुक बल, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अंतराणुक बल की जगह आपको यहां पे आकर्षण बल भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो चार ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को थ्योरी पार्ट में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, द्रव्य की तीनों अवस्थाओं के विभिन्न गुणों का क्रम, वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये टॉपिक मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ाया हुआ था, जब चैप्टर की समरी में आपको पढ़ा रहा था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ा रहा था, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी गैस में। ध्यान रखिएगा अंतराणुक बल नगण्य होता है गैस में। नगण्य का मतलब क्या होता है, ना के बराबर। और अंतराणुक बल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे जो अंतराणुक बल है ना,
इसके बढ़ने का क्रम मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि अंतरा अणुक बल के बढ़ने का क्रम क्या होता है। बढ़ते हुए क्रम में मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा गैस। ठीक है, गैस मैंने लिखा जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। फिर मैं सिंबल यहाँ पे बनाऊंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा द्रव। ठीक है, क्या आएगा? द्रव, ये मैंने लिखा। फिर इसके बाद द्रव के बाद क्या आएगा? इसके बाद यहाँ पे आएगा ठोस, ये मैंने लिखा। अब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि देखिए ये मैंने क्या लिखा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में। ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है, बढ़ते हुए क्रम में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अंतरा अणुक बल के बढ़ने का क्रम है। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे कम से स्टार्ट करते हैं और ज्यादा की ओर जाते हैं। तो समझिएगा जो अंतरा अणुक बल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अंतरा अणुक बल है ये सबसे कम किस में होता है? सबसे कम गैस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा किस में होता है? सबसे ज्यादा होता है ठोस में। ये आपको ध्यान रखना है। या फिर आपको ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है कि अंतरा अणुक आकर्षण के बढ़ने का क्रम क्या होगा? तो सेम यही होगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे अंतरा अणुक स्थान लिखा हुआ है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अंतरा अणुक बल ये अलग होता है और अंतरा अणुक स्थान ये अलग होता है। ध्यान रखिएगा, अंतरा अणुक स्थान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन पूछा गया कि अंतरा अणुक स्थान न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब क्या हो जाएगा? कम होता है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहां पे होगा ऑप्शन ए, यानी ठोस में। यानी अंतरा अणुक स्थान यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस न्यूनतम होता है, कम होता है किसमें? ठोस में होता है। तो चलिए ये भी मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो देखिए जो अंतरा अणुक स्थान है, ध्यान रखिएगा, अंतरा अणुक स्थान के बढ़ने का क्रम मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे? ठोस लिखेंगे। ठीक है, ठोस के बाद हम क्या लिखेंगे? यहां पे मैं सिंबल बना देता हूं। फिर इसके बाद हम लिखेंगे द्रव। फिर द्रव के बाद क्या लिखेंगे? गैस। क्या लिखेंगे? गैस लिखेंगे। तो ये जो मैंने यहां पे क्रम लिखा हुआ है ये अंतरा अणुक स्थान के बढ़ने का क्रम है, यानी बढ़ते हुए क्रम में मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है? देखिए सबसे कम से स्टार्ट करते हैं और सबसे ज्यादा की ओर जाते हैं। तो यानी अंतरा अणुक स्थान सबसे कम किस में होगा? सबसे कम ठोस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में। तो यहां पे पूछा गया कि अंतरा अणुक स्थान न्यूनतम होता है यानी कम, तो सबसे कम किस में? ठोस में ना। तो ये नोट कर लीजिएगा, ये सब मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है। इतना डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं, इतना कोई आपको नहीं समझाएगा। सो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। यह भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को यहां पे डिटेल में ये क्वेश्चन समझाऊंगा। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है तो द्रव के अणुओं से कम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो द्रव के अणुओं से कम होती है। कैसे कम होती है मैं आपको समझा देता हूं। अब मैं आपको यहां पे अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम बताने जा रहा हूं। किस क्रम में बताऊंगा? बढ़ते हुए क्रम में। ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर, समझिएगा। सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा?
ठोस लिखा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे सिंबल बनाऊंगा, फिर इसके बाद द्रव, फिर इसके बाद सिंबल बनाऊंगा, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा गैस। ये मैंने यहाँ पे लिखा। और देखिए मैं किस क्रम में लिख रहा हूं, बढ़ते क्रम में। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं बढ़ते हुए क्रम में। ये आपका लिखा हुआ है। अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम यहाँ पे है। जब बढ़ते क्रम में है तो क्या करेंगे, सबसे कम से स्टार्ट करते हैं, सबसे ज्यादा की ओर जाते हैं। तो समझिएगा यहाँ पे बहुत ही ध्यान से। तो देखिए अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम है, तो गतिज ऊर्जा सबसे कम किस में देखने को मिलेगी, तो सबसे कम ठोस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, फिर सबसे ज्यादा किस में, गैस में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। तो ठोस अवस्था में जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो द्रव के अणुओं से क्या होती है, कम ही तो होती है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये क्रम भी समझा दिया। तो समझिएगा जो गतिज ऊर्जा है, अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ने का क्रम है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठोस में सबसे कम, द्रव में उससे ज्यादा और गैस में सबसे ज्यादा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट भी आपको समझा रहा हूं। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है कि किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरी पार्ट में भी मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ाया था। क्वेश्चन है किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, अगर मान लीजिए कोई पदार्थ है और आप उसके ताप को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो उसके अणुओं की ऊर्जा होगी उसमें भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पदार्थ का ताप आप बढ़ा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी वृद्धि। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी। समझिएगा, जब पदार्थ का ताप बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर आप यहां पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो अणुओं की ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि ही तो होगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया हुआ था। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, यानी क्वेश्चन यहां पे पूछा जा रहा है कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी बढ़ती है और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि जब बर्फ पिघलती है, तो देखिए जब बर्फ पिघल जाएगी तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब बर्फ पिघल रही है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो घट जाएगी, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, घटती है। ये आपको ध्यान रखना, ये तो आप वैसे ही बता देंगे। जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा घटती है, क्योंकि बर्फ क्या हो रही है, पिघल रही है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 9 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 यानी 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है गलनांक, ऑप्शन बी हिमांक, ऑप्शन सी क्वथनांक और ऑप्शन डी क्रांतिक ताप। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है वो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो अब तक आप लोगों ने अपना आंसर भी कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वथनांक होगा। क्या होगा, क्वथनांक। क्वथनांक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में आया है, दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन के बारे में भी मैंने आपको थियरी पार्ट में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, देखिए थ्योरी पार्ट में पूरा एग्जाम्पल इसका मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2009 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों का, और आगे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो जल का क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है, यानी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेस, यानी जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर राइजेस, यानी जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्वथनांक को कम कर देती हैं, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, हिमांक को बढ़ा देती हैं, हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं डालती। 4 ऑप्शंस आपने देख लिए होंगे। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है। मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि अगर थ्योरी पार्ट आपने पढ़ा है तो आज की इस वीडियो में सभी क्वेश्चन के आंसर अपने आप लोग कर पाएंगे मेरे आंसर बताने से पहले। तो देखिए, जल में घुलनशील अशुद्धियां, अशुद्धियों का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, अशुद्धियों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंप्योरिटीज जो होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो जल में घुलनशील अशुद्धियां इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव डालती हैं? इसके क्वथनांक को बढ़ा देती हैं, यानी ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्वथनांक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको बढ़ा देती हैं, क्वथनांक को बढ़ा देती हैं जल में घुलनशील अशुद्धियां, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे लिखा है बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वथन, निर्वातासवन, वाष्पन या फिर आसवन। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन में ही दिया है। 2 पॉइंट यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या लिखा है? बिना गर्म किए, ये लिखा हुआ है। फिर इसके बाद समझिएगा धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया, तो क्या हो जाएगा यहां पे? करेक्ट आंसर आपका यहां पे होगा वाष्पन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पे? वाष्पन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं, और वाष्पन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है बिना गर्म किए की बात हो रही है और फिर वायु में मिलने की बात हो रही है, तो वाष्पन ही तो हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्प्रिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है क्योंकि यह, फिर 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए आखिर ये स्प्रिट होती क्या है। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको स्प्रिट के बारे में पता नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे स्प्रिट के बारे में बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। स्प्रिट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एथिल एल्कोहल, जिसको हम एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। एथिल एल्कोहल या किसी प्रकार के अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार रिपीट करके बता रहा हूं। एथिल अल्कोहल, ध्यान रखिएगा, एथिल अल्कोहल जिसको हम एथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एथिल अल्कोहल या
किसी प्रकार के अल्कोहल को हम स्प्रिट कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्प्रिट के बारे में आपको पता चल गया। अब करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पे होगा, क्योंकि यह अत्यधिक वाष्पशील द्रव है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यानी स्प्रिट को हथेली पर रखने से ठंडा महसूस होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यह अत्यधिक वाष्पशील द्रव है। और स्प्रिट होता क्या है तो समझिएगा, एथिल अल्कोहल या किसी प्रकार के अल्कोहल को हम स्प्रिट बोलते हैं, स्प्रिट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, ऊर्ध्वपातन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस है, ये पूरा टॉपिक मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। अगर टॉपिक पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आपने कर लिया होगा। तो ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यहां पे है कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। देखिए, ऊर्ध्वपातन का पूरा टॉपिक विथ एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और इसके अलावा जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं उनका भी उदाहरण मैंने आपको बताया है। तो 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए दिया है बल्ब का जलना। ये बल्ब का जलना ये तो भौतिक परिवर्तन होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। लोहे का चुंबक बनना ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ऊर्ध्वपातन का तो उदाहरण हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या? नौसादर को गर्म करना। क्या हो जाएगा? नौसादर को गर्म करना, ये है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण, सब्लिमेशन का एग्जाम्पल। अब यहां पे नौसादर लिखा है तो नौसादर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए, नौसादर, यहां से आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे NH4Cl होता है, ये नोट कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि नौसादर का रासायनिक नाम क्या होता है। तो रासायनिक नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। मैं आपको लिख के बता देता हूं, ये भी नोट कर लीजिएगा, अमोनियम क्लोराइड, ये नोट कर लीजिएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। केमिकल फॉर्मूला NH4Cl होता है नौसादर का, और इसका केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड होता है। ये दोनों आपको याद होना चाहिए। और वैसे भी मैं देखिए, केमिस्ट्री में आप लोगों के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो केमिकल नेम हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए अभी इतना जान लीजिए, और यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा होगा। धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में यानी किस कंडीशन में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए है कि जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए। ऑप्शन बी, जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए। ऑप्शन सी, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी दशाओं में समान समय लगेगा। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा, समझिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाए। जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन कोई है और इसमें क्या रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है। अब देखिए, क्वेश्चन क्या है कि धातु के बर्तन में रखा दूध, मान लीजिएगा ये धातु का बर्तन है, ठीक है, उसमें दूध रखा हुआ है। तो धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा, सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। यानी हमें इस दूध को जल्दी से जल्दी ठंडा करना है, तो कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो समझिएगा, ये जो बर्तन है, जब बर्तन के चारों और अगर हम यहां पे क्या कर देंगे, बर्फ को रख देंगे, ऐसे मान लीजिए ये बर्फ है, तो ये जो इसके अंदर दूध रखा है वो जल्दी से यानी शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि निम्नलिखित में से
शुद्ध पदार्थ छाटिए। ठीक है, अब देखिए शुद्ध पदार्थ लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए ये शुद्ध पदार्थ होता क्या है। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है, एक बार फिर से बताता हूं, नोट कर लीजिएगा। शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश में हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो शुद्ध पदार्थ समझिएगा वे द्रव्य जिनका रासायनिक संघटन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ, या फिर आप बोल सकते हैं शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ये होते हैं शुद्ध पदार्थ। एक बार फिर से बता दूं, वे द्रव्य जिनका रासायनिक संघटन, संघटन मतलब क्या हो जाएगा? कंपोजिशन, ध्यान रखिएगा, निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, या फिर बोल सकते हैं शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छाटिए। अब यहां पे दिया क्या है? सिलिकॉन, दूध, शहद, ग्लूकोज, पीतल, साबुन, ये आपके यहां पे पदार्थ लिखे हुए हैं सब, देखिए। फिर इसके बाद इन्हीं को ऑप्शन में डिवाइड कर दिया गया। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, दूध, ग्लूकोज, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ग्लूकोज, ऑप्शन सी सिलिकॉन, साबुन, पीतल, ग्लूकोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज, पीतल, साबुन। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा सिलिकॉन और ग्लूकोज, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन को हम SI से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको ऑप्शन में SI लिखा हुआ मिल सकता है। अब ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे C6H12, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए सिलिकॉन को SI से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ छाटिए, तो जो सिलिकॉन और ग्लूकोज है ये शुद्ध पदार्थ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा तत्व है, यानी एक यहां पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा एक एलिमेंट है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको तत्व के बारे में पता होना चाहिए, आखिर तत्व होता क्या है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है थियरी पार्ट में, एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूं। वे द्रव्य जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अथवा जो किसी भी विधि से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं, ये तत्व कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब चारों ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पे तत्व आपको दिख रहा होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये यहाँ पे तत्व है, मैग्नीशियम को हम शॉर्ट में Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? तो मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके बता देता हूँ। 1s2, 2s2, फिर इसके बाद आएगा 2p6, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 3s2। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लीजिए, 2 2 4 यहां तक, फिर 6 6 4 10 और 2 12, यही तो एटॉमिक नंबर है। तो ये मैंने आप बाउ के नियम से किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आप जर्नल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम 2 लिख देते हैं यहाँ पे। दूसरे में 2s2 2p6, 2 और 6 मिलके 8, तो 2,8। और फिर तीसरे में देखिए 3s2 केवल 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2, तो 2 8 2, आप इसे ऐड कीजिएगा तो 2 और 8 मिलके 10 और 2 12, आपको यही एटॉमिक नंबर फिर से वापस मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहाँ पे किया है। ऊपर जो किया ये आप बाउ के नियम से किया, फिर यहाँ पे मैंने जर्नल फॉर्म में लिख लिया। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कंफर्म है, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी लास्ट ईयर मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते कैसे हैं, और इस बार फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे।
क्वेश्चन नंबर 19 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, आपसे पूछा जा रहा है। भूपर्पटी जिसको हम बोल सकते हैं पृथ्वी या फिर भूगर्भ या फिर भूपटल। देखिए आपको भूपर्पटी की जगह क्या क्या लिखा हुआ मिल सकता है। आपको यहां पे लिखा हुआ मिलेगा पृथ्वी, भूगर्भ, भूपटल और भूपर्पटी, तो लिखा ही हुआ है। तो इतने तरीके से पूछा जाता है। तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में कई बार बताया हुआ था, क्वेश्चन भी बताया था। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए आयरन, आयरन का मतलब क्या होता है, लोहा। ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भूपर्पटी, भूगर्भ, भूपटल या फिर भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन। यहां पे तत्व की बात हो रही है, तत्व की बात होगी तो ऑक्सीजन होगा। अगर यहीं पे तत्व की जगह क्या लिख दिया जाए, तत्व की जगह लिख दिया जाए धातु, तो आपका आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी लास्ट में मैं आपको कराऊंगा, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और यहां पे तत्व पूछा गया तो ऑक्सीजन होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है जो कि मैंने आपको थ्योरी पार्ट में ही करवा दिया था। आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। यहां पे भूपर्पटी, पृथ्वी, भूगर्भ इसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है ब्रह्मांड की, यानी यूनिवर्स की। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। यानी ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है, तब भी आप हाइड्रोजन ही बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, ध्यान रखिएगा, यौगिकों को प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको यौगिक के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है। यौगिक को हम इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कंपाउंड्स बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यौगिक होता क्या है, समझिएगा, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक यानी कंपाउंड्स कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, जल की बात की जाए, जल का फॉर्मूला क्या होता है, जल का फॉर्मूला होता है H2O। जल बोलिए, पानी बोलिए, बात एक ही होगी, फॉर्मूला H2O होता है। तो देखिएगा, जल 2 तत्वों से मिलकर बना है, एक तो हाइड्रोजन H और दूसरा ऑक्सीजन O। ठीक है, देखिए यहाँ पे H2O में H यानी हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। तो मैंने आपको क्या बताया कि वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं, यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जल को मान लीजिए, या फिर आप बोल सकते हैं पानी, जल बोलिए या फिर आप पानी बोलिए, बात एक ही होगी। तो उदाहरण के तौर पे जल यानी H2O 2 तत्वों, एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो ये आप समझ गए होंगे यौगिक के बारे में। तो यहां पे पूछा गया कि कौन सा युग्म, यानी दोनों होने चाहिए यहां पे यौगिक। तो यहां पे युग्म पूछा गया तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पानी एवं साबुन। और पानी के बारे में तो मैंने आपको समझा ही दिया यहां पे डिटेल में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा युग्म यौगिकों को प्रदर्शित करता है, तो पानी एवं साबुन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से आर्द्रताग्राही पदार्थ कौन सा है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से आर्द्रताग्राही पदार्थ कौन सा है। आर्द्रताग्राही पदार्थ, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस बोलते हैं। आर्द्रताग्राही पदार्थ क्या होता है, मैंने आपको डिटेल में थ्योरी पार्ट में पढ़ाया है, एक बार फिर से बता देता हूं। वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते, आर्द्रताग्राही पदार्थ यानी हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए, आर्द्रताग्राही
पदार्थ के सभी एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाए थे। अगर आपने पढ़ा है तो आंसर कर लिया होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे CuSO4 होगा। अब CuSO4 लिखा हुआ है, इसको हम किस नाम से जानेंगे? निर्जल कॉपर सल्फेट। ध्यान रखिएगा किस नाम से इसको हम जानेंगे? निर्जल। मैं आपको यहां पे लिख के बता देता हूं, क्या हो जाएगा? निर्जल कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? निर्जल कॉपर सल्फेट। निर्जल से मतलब क्या हो जाएगा? इसमें जल की मात्रा नहीं है, इसीलिए यहां पे निर्जल लिखा हुआ है, तभी तो ये आर्द्रताग्राही पदार्थ है। ध्यान रखिएगा, निर्जल कॉपर सल्फेट, इसमें जल नहीं है, H2O यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहां पे। अब जैसे मैं आपको ऑप्शन ए के बारे में समझा दूं, Na2CO3.10H2O ये यहां पे लिखा हुआ है। अगर मैं ये 10H2O यहां से काट दूं और केवल यहां पे Na2CO3 लिखा हो, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो ये भी यहां पे आपका आर्द्रताग्राही पदार्थ हो जाएगा। यहां पे 10H2O को हटा दूं, केवल Na2CO3 लिखा हो, तो इसको हम किस नाम से जानेंगे? निर्जल सोडियम कार्बोनेट के नाम से, क्योंकि जल हमने हटा दिया तो क्या हो जाएगा? निर्जल सोडियम कार्बोनेट। तो जो निर्जल सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, वो भी आर्द्रताग्राही पदार्थ होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि यहां पे H2O आ रहा है, तो ये आर्द्रताग्राही पदार्थ नहीं हो सकता। फिर इसके बाद मोर लवण लिखा हुआ है। मोर लवण ये भी समझा देता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होगा तुरंत आप आंसर कर पाएंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे FeSO4 डॉट, फिर इसके बाद NH4 का होल ट्वाइस यहां पे आएगा, फिर इसके बाद SO4 डॉट 6H2O। अब समझिएगा, मोर लवण में यहां पे H2O तो आ रहा है, और जबकि आर्द्रताग्राही पदार्थ में तो H2O आना नहीं चाहिए, तो ये भी आपका नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? केवल यही CuSO4, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे मैंने आपको मोर लवण का फॉर्मूला बता दिया है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है? अब ये उत्फुल्ल पदार्थ क्या होता है समझिएगा। उत्फुल्ल पदार्थ को हम इंग्लिश में बोलते हैं एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है थ्योरी पार्ट में। क्या होता है? वे क्रिस्टलीय यौगिक जो वायु में रखने पर अपना कुछ अथवा संपूर्ण क्रिस्टलीय जल वायु को दे देते हैं, उत्फुल्ल पदार्थ यानी एफ्लोरोसेंट सब्सटेंस कहलाते हैं। चार ऑप्शंस आपको यहां पे दिख रहे होंगे, तो इन चारों में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है? उत्फुल्ल पदार्थ के सभी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं और आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा Na2CO3.10H2O। ये किसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है? वॉशिंग सोडा, या फिर जिसे आप धावन सोडा के नाम से जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। Na2CO3.10H2O ये क्या है? ये एक उत्फुल्ल पदार्थ है। और इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? इसके अलावा आपका होता है फेरस सल्फेट, जिसको आप हरा कसीस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फिटकरी भी होता है, और धावन सोडा तो यहाँ पे आपका लिखा ही हुआ है, जिसको आप धोने का सोडा या फिर वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, और अदर एग्जांपल्स भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक, क्या है? उत्फुल्ल पदार्थ है, मिश्रण है, आर्द्रताग्राही पदार्थ, या फिर प्रस्वैद्य पदार्थ। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलेंगे NaOH होता है, ये आप सबको पता होगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए, तो NaOH ही होता है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या? ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये एक प्रस्वैद्य पदार्थ है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब ये प्रस्वैद्य पदार्थ क्या होता है?
प्रस्वेद्य पदार्थ को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। अब ये प्रस्वेद्य पदार्थ क्या होता है समझिएगा, वे यौगिक जो नम वायु में रखने पर, ठीक है, नम वायु में रखने पर वायु से नमी ग्रहण करके संतृप्त विलयन बना लेते हैं, प्रस्वेद्य पदार्थ यानी डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस कहलाते हैं। अब प्रस्वेद्य पदार्थ का एग्जाम्पल क्या क्या होता है समझिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला KOH होता है। देखिए पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोक्साइड तो OH होगा ही। तो इसके देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है, प्रस्वेद्य पदार्थ है। और इसके अलावा भी कई एग्जांपल्स मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रस्वेद्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अगर आपको मिश्रण के बारे में पता है तो आप तुरंत आंसर कर पाएंगे। देखिए मिश्रण को हम अशुद्ध पदार्थ भी बोलते हैं, थ्योरी पार्ट में पढ़ाया था मैंने आपको। मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। मिश्रण को हम अशुद्ध पदार्थ यानी इम्प्योर सब्सटेंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये मिश्रण या अशुद्ध पदार्थ होता क्या है समझिएगा, वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में, ध्यान रखिएगा, किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं मिश्रण, या फिर आप बोल सकते हैं मिक्सचर, या फिर बोल सकते हैं अशुद्ध पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार रिपीट करके बताता हूं, वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण को हम अशुद्ध पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। तो 4 ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। अब आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि मिश्रण क्या है। इसमें से मिश्रण जो है वो है समुद्री जल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अदर ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। देखिए इसे नीला थोथा यहाँ पे लिखा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीला थोथा इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, CuSO4.5H2O। नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नीला थोथा इसका रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2O होता है, ये नोट कर लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो आपको पता ही होगा, CO2 होता है, ठीक है। नौसादर अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया, NH4Cl इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले भी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नौसादर का फॉर्मूला और नीले थोथे का पूछा जा चुका है। और रही बात कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इतना सिंपल फॉर्मूला भी नहीं पूछा जाता, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर समुद्री जल है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस है, ये आपको बताना है। अभी ऊपर ही मैंने आपको शुद्ध पदार्थ के बारे में बताया था कि वे द्रव्य, अभी जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी आज की, तो वहां पे शुद्ध पदार्थ आया हुआ था। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि वे द्रव्य जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं शुद्ध द्रव्य कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, शहद, दूध, नमक, वायु, इन चारों में से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो इन चारों में जो शुद्ध हो जाएगा ये आपका नमक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब नमक लिखा है, तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप बोलेंगे NaCl होता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर लिखा साधारण, ये नमक का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया NaCl। अब देखिए आपसे यहाँ पे रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो रासायनिक नाम में आप बोलेंगे नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। गंधक और लोहे की रेतन को पृथक किया जा सकता है। पृथक का मतलब क्या होता है? पृथक का मतलब होता है अलग करना,
अलग करना। शुद्ध हिंदी पृथक यहाँ पे लिखी हुई है, पृथक का अर्थ होता है अलग करना। तो गंधक और लोहे की रेतन को पृथक यानी अलग किया जा सकता है। किसके द्वारा? क्रिस्टलन द्वारा, चुंबक द्वारा। चुंबक द्वारा इसको हम बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये आपको ध्यान रखना है। प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा चुंबक द्वारा, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग करने वाला, ठीक है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि या फिर चुंबक द्वारा गंधक और लोहे की रेतन को पृथक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। क्वेश्चन ये तैयार कर लीजिएगा। ये थ्योरी पार्ट में ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, लेकिन एक्सरसाइज में है, तो मैं आपको करवा दे रहा हूं और नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 यहां पे है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, आपको बताना है कि इन चारों में से भौतिक परिवर्तन क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन ये तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी दिया है लोहे का चुंबक बनना, यही करेक्ट होगा। जो ऑप्शन बी वाला है ये आपका जो लोहे का चुंबक बनना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, फिजिकल चेंज का उदाहरण है। अब समझिएगा ये भौतिक परिवर्तन होता क्या है। मैंने आपको पूरा टॉपिक डिटेल में पढ़ाया था, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का थ्योरी पार्ट में। एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण, अब भौतिक गुणों में क्या क्या आएगा? भौतिक गुण जैसे रंग, अवस्था आदि कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु उनके भार में कोई अंतर नहीं आता और ना ही कोई नया पदार्थ बनता है। तो ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और की पॉइंट इसका क्या है कि जो भौतिक परिवर्तन है ये अस्थायी होता है, यानी उत्क्रमणीय होता है, अस्थायी होता है। अर्थात अगर परिवर्तन के कारण को हटा दिया जाए तो पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो भौतिक परिवर्तन में आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, और जब परिवर्तन के कारण को हटा दिया जाएगा तो जो मूल पदार्थ है वो हमें वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी लोहे का चुंबक बनना। ये आपको ध्यान रखना, यही भौतिक परिवर्तन है। अब देखेंगे यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। ये तो मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में पढ़ाया था। तो दूध से दही का बनना ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। अब ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार फिर से बता देता हूं। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ स्थायी रूप से, ध्यान रखिएगा, स्थायी रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है तथा इन नए पदार्थों के गुण, रचना, भार आदि मूल पदार्थों से भिन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और रासायनिक परिवर्तन, इसका की पॉइंट क्या होता है कि ये परिवर्तन स्थायी होता है, कांस्टेंट होता है, स्थायी होता है, स्थिर होता है, अर्थात अनुत्क्रमणीय होता है। अगर हम परिवर्तन के कारण को हटा देंगे तब भी हमें यहाँ पे मूल पदार्थ नहीं प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, अगर परिवर्तन के कारण को हटा भी दे तब भी हम मूल पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे एक बार आपने दूध से दही बना दिया तो दही से आप दूध को वापस ला सकते। क्या आपने कभी दही से दूध को बनाया? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नौसादर का ऊर्ध्वपातन है। नौसादर का ऊर्ध्वपातन ये क्या है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, अम्लीय परिवर्तन या ए तथा बी दोनों? तो समझिएगा, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो नौसादर का ऊर्ध्वपातन है ये भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब ये कैसे पॉसिबल है समझिएगा, मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसे लिख लीजिएगा। देखिए, नौसादर का ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है, समझिएगा, नौसादर का ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है, परंतु गर्म करने पर नौसादर अमोनिया
तथा HCl में विघटित भी हो जाता है, तो इसीलिए ये एक रासायनिक परिवर्तन भी है, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों। मैंने आपको क्या बताया, देखिए नौसादर का ऊर्ध्वपातन भौतिक परिवर्तन है, परंतु गर्म करने पर नौसादर, देखिए नौसादर का फॉर्मूला NH4Cl होता है, ठीक है, ये मैंने लिखा NH4Cl। अब इसको गर्म किया जाए, मैं सिंबल बना देता हूं यहां पे गर्म करने का। अगर गर्म किया जाए तो गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करने पर यह अमोनिया तथा HCl में विघटित भी हो जाता है। तो गर्म करेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, रिएक्शन हमें मिलेगी NH3, जिसको हम अमोनिया के नाम से जानते हैं, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप इसे बोलते हैं, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोला जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि जब नौसादर को गर्म करेंगे तो ये अमोनिया यानी NH3 तथा HCl में विघटित भी हो जाता है, तो इसी वजह से ये क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन भी हो जाता है। तो समझिएगा नौसादर का ऊर्ध्वपातन भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, बीज का उगना, पेड़ का काटना, मोम का पिघलना और ये सभी। यहाँ पे आपको रासायनिक परिवर्तन का चयन करना है, समझिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो बीज का उगना है, ध्यान रखिएगा, बीज का उगना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका लिखा है मोम का पिघलना। अगर आपसे पूछा जाए कि मोम का पिघलना ये कैसा परिवर्तन है, देखिए केवल मोम की बात हो रही है, यहाँ पे मोमबत्ती तो लिखा नहीं हुआ है, केवल मोम लिखा है, तो मोम का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन होता है, ध्यान रखिएगा, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे केवल मोम लिखा है, बत्ती तो लिखा नहीं, तो मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होगा। पेड़ का काटना यह भी भौतिक परिवर्तन होगा, समझिएगा। केवल यहाँ पे बीज का उगना ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्रिस्टलीय ठोस है, 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कांच, प्लास्टिक, रबड़ या फिर शक्कर, जिसे आप शर्करा बोलते हैं, तुरंत आप बता देंगे। शक्कर आपने देखी, शर्करा ना, क्रिस्टलीय ठोस यही तो होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से मिश्रण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए मिश्रण को हम अशुद्ध पदार्थ के नाम से भी जानते हैं, अभी ऊपर ही बताया मिश्रण क्या होता है, वे द्रव्य जो 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं या फिर अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। क्या क्या लिखा है, स्टील, स्टील को हम इस्पात के नाम से जानते हैं, वायु, चौक, संगमरमर, धावन सोडा, ग्लूकोज, तूतिया जिसको हम कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं, पीतल, दूध, ये लिखा हुआ है। अब इन सब को यहाँ पे ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, मिश्रण पूछा जा रहा है, समझिएगा। जो भी ऑप्शन चूज करेंगे वहां पे आपके चारों के चारों मिश्रण होने चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है तो ये तीनों मिश्रण होने चाहिए, 2 दिया है तो ये दोनों मिश्रण होने चाहिए, 3 दिया है तो ये तीनों होने चाहिए, और यहाँ पे अगर 4 दिया है तो चारों होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा पीतल, वायु, स्टील, दूध, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए निम्नलिखित में से मिश्रण क्या है, पीतल, वायु, स्टील, दूध। स्टील को हम देखिए, स्टील को आप इस्पात के नाम से भी जानते हैं, ऐसे इस्पात आपको लिखा हुआ मिलेगा, इस्पात का मतलब स्टील ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, नौसादर और नमक को पृथक यानी अलग किया जा सकता है किस प्रोसेस के द्वारा, क्रिस्टलन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टलन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नौसादर और नमक को अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है सब्लिमेशन प्रोसेस द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये तो थ्योरी पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम
2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनका केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर केमिकल फॉर्मूला पता, तुरंत आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। कैसे, समझिएगा। पहले मैं केमिकल फॉर्मूला लिख देता हूं, तब आपको आंसर बताऊंगा। जिंक क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ZnCl2 होता है। क्या होता है? ZnCl2, ये मैंने लिखा। फिर इसके बाद कास्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, फॉर्मूला NaOH होता है, ये मैंने लिखा। फिर खाने का सोडा लिखा है, खाने का सोडा जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, फॉर्मूला इसका NaHCO3, ये होता है। यहां तक समझे। फिर धोने का सोडा, धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं ऊपर से, क्योंकि यहां पे नीचे जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि बड़ा फॉर्मूला होता है इसका। तो फॉर्मूला होता है Na2CO3, फिर इसके बाद डॉट 10H2O, ये होता है। अब आपसे पूछा गया, समझिएगा, निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है? तो ऑप्शन ए देखिए, जिंक क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला ZnCl2 होता है। तो ZnCl2 में आपको जल यानी H2O कहीं लिखा हुआ मिल रहा है। जल का फॉर्मूला H2O ही तो होता है। तो क्या ZnCl2O में कहीं जल यानी H2O आपको लिखा हुआ मिल रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH होता है। तो क्या आपको कहीं H2O दिख रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। खाने का सोडा, फॉर्मूला NaHCO3, क्या H2O दिख रहा है, जल दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है, तो नहीं हो सकता। अब देखिएगा ऑप्शन डी, धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, तो आपको जल दिखा, H2O दिखा, तो आप बोलेंगे हाँ दिखा। ये तो यही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, धोने का सोडा, इसके क्रिस्टल में जल उपस्थित है। फॉर्मूला देखिए Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, जल दिखा कि नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है। यहाँ पे जल आ रहा है और इसके अलावा किसी भी ऑप्शन में H2O नहीं था, आपने देखा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। एकदम सिंपल सा तरीका है आंसर करने का, ध्यान रखिएगा। नहीं तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोचते धोने का सोडा है तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में चेंजेस भी किए जा सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई ऑप्शन लिख दिया जाए, उसमें भी जल उपस्थित कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? तो इसीलिए फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है कि जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें, 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर एक्सपेरिमेंट आपने ये किया है तो क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लर्न करना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये एक्सपेरिमेंट पर आधारित क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर एक्सपेरिमेंट किया तो कर आप समझ पाएंगे, समझने के लिए एक्सपेरिमेंट जरूरी है और एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते अभी। तो यहाँ के लिए आप क्या कीजिए, केवल डायरेक्ट याद कर लीजिए कि जब लोहे की कीलों को नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती, मतलब घुलती तो नहीं है लेकिन नीला रंग विरंजित होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 दिया है फिटकरी। फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। ये क्या है? देखिए फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये दूसरे चैप्टर का है। आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर आपका दिया है एसिड बेसिस
एंड सॉल्ट्स यानी अम्ल, क्षार तथा लवण, उसी चैप्टर का आपका ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भी दे दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करूँगा, डायरेक्ट आंसर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो वहाँ पे मैं आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आप आंसर जान लीजिए। तो फिटकरी क्या है, ये द्विक लवण होता है यानी डबल सॉल्ट। द्विक लवण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। अब ये द्विक लवण क्या होता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा अम्ल, क्षार तथा लवण यानी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्योंकि यहां पे बताऊंगा तो यहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विथ एग्जांपल समझाना है, तो जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तभी पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए केवल आप आंसर जान लीजिए कि फिटकरी क्या है, ये द्विक लवण होता है यानी डबल सॉल्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स वहां भी देखने को मिलेगा, वहां मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती कहलाता है। देखिए ये मैंने आप लोगों को थ्योरी पार्ट में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से रीड किया है तो आप यहाँ पे अपना आंसर आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती क्या कहलाता है, तो आप बोलेंगे आर्द्रताग्राही पदार्थ कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कहलाता है। ये जो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस मैंने आपको पढ़ाया है टॉपिक, वहां पे जाइएगा, आपको ब्रैकेट के अंदर एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कैसे आर्द्रताग्राही पदार्थ हुआ। तो वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती कहलाता है आर्द्रताग्राही पदार्थ, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोयले का जलना ये रासायनिक परिवर्तन होता है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। दूध का सड़ना, एक बार दूध सड़ गया तो फिर दोबारा आप दूध को सही कर सकते नहीं कर सकते, तो क्या होगा, ये भी रासायनिक परिवर्तन, ये भी नहीं हो सकता। फिर जल का निर्माण, ये भी नहीं, तो बचा क्या, वाष्प का बनना। ध्यान रखिएगा, वाष्प का बनना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, वाष्प का बनना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो वाष्प का बनना ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अब यहां पे पूछा गया अंतरा अणुक बल अधिक होता है। देखिए अभी ऊपर कम वाला मैंने आपको कराया था, अब यहां पे क्वेश्चन क्या आ गया कि अंतरा अणुक बल अधिक होता है। अंतरा अणुक बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया था, इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। अब यहां पे अधिक पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, यहां पे आपसे क्या पूछा गया, यहां पे आपसे पूछा गया कि अंतरा अणुक बल अधिक होता है, तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, ठोस में। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, ठोस में अधिक होगा, ये आपको ध्यान रखता है। ये तो मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया था, ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको बताया था ना, एक पैटर्न मैंने आपको लिख के बताया था, गैस, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने सिंबल बनाया था द्रव, ये लिखा था। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा था आगे सिंबल बना के, क्योंकि मैं सही से यहाँ पे सिंबल बना देता हूँ, ठोस, ये लिखा हुआ था ना, यही तो लिखा हुआ था। तो ऊपर मैंने आपको क्या बताया हुआ था, मैंने आपको बताया था अंतरा अणुक बल के बढ़ने का क्रम, ये अंतरा अणुक बल के बढ़ने का क्रम है, ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे कम से स्टार्ट करते हैं, यानी अंतरा अणुक बल सबसे कम किस में होता, सबसे कम गैस में, फिर उससे ज्यादा द्रव में, और सबसे ज्यादा किस में होता है, सबसे ज्यादा होता है ठोस में। तो अंतरा अणुक बल अधिक किस में हो जाएगा, ठोस में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्रम याद है ना, तो ये सब क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो यहाँ पे ठोस में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातज है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सल्फर, नौसादर, बर्फ या कोयला, तुरंत आप बताएंगे नौसादर। नौसादर का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl होता है, केमिकल नेम अमोनियम क्लोराइड होता है, ये भी बताया मैंने आपको ऊपर ही। तो नौसादर क्या है, ये ऊर्ध्वपातज है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जाम्पल पढ़ाया है थ्योरी पार्ट में। अब देखेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, जो कि आपसे दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका भूगर्भ, या फिर आप बोल सकते हैं पृथ्वी में, या फिर भूपर्पटी में, या भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है।
अब यहाँ पे धातु पूछा जा रहा है, तत्व नहीं पूछा जा रहा है। धातु मेटल की बात हो रही है, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी। तो आप क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अथवा करके आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है? देखिए, धातु की बात ही हो रही है और पृथ्वी पर बात हो रही है, तब भी आपका आंसर एल्यूमिनियम होगा। Al इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल्यूमिनियम को शॉर्ट में हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, दोनों तरीके से मैंने आपको करवा दिया, 2018 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीटली फिनिश हो जाता है, ठीक है। जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 था, द्रव्य, ये चैप्टर मैंने आप लोगों का आज की इस वीडियो में कंप्लीटली फिनिश करवा दिया। आज की इस वीडियो में टोटल मैंने आप लोगों को 41 क्वेश्चंस कराए हैं। अगर इतना आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको मिल जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन छूटा नहीं है। अगर आप अरिहंत की बुक चेक करेंगे तो उसमें आपको केवल 29 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, और मैंने आपको करवाया कितना? 41 कराया है। जो अदर बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको सेलेक्ट करके करवा दिए हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में थ्योरी पार्ट कराया हुआ है, उसको पहले पढ़िएगा, तब जाके पार्ट 3 ये क्वेश्चंस को देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन को लगाएंगे तो क्वेश्चन आपको अपने आप लर्न हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में ये दूसरा चैप्टर भी मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।